हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक नई आशा और उम्मीद के साथ फिर मैं बजरंग आपके सामने हाजिर हूँ। और सभी मित्रगण और छात्रों का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो आपकी जो टेट 2020 की एग्ज़ाम है या जो रिट के नाम से होने वाली एग्ज़ाम है, उसमें 100% ये जो 20 क्वेश्चन संस्कृत से आपको बताए जा रहे हैं, उनमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाला विद्यार्थी जो है, यानी रीट या टेट की जो तैयारी करता है, उनको भी साइंस से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिल सकें। दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। यानी श्वसन जो हमारा तंत्र है, उन श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और साथ में सॉल्यूशन भी। तो बने रहिए आप मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में बहुत से देखने को मिलते हैं, तो आप बने रहिए लास्ट तक और मेरे साथ, और जानिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का आसान तरीके से आंसर दोस्तों। ठीक है, जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखिए, क्या पूछ रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कि श्वसन की क्रिया में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन, श्वसन क्रिया यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। और तीसरा ऑप्शन, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, असत्य, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, असत्य। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि असत्य के बारे में पूछे, तो उसमें आपको क्या करना है कि सत्य को छांट लिए, असत्य अपना आप रह जाएगा। सबसे पहले देखें, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, सही बात है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है, यानी कुल 38 एटीपी निर्मित होती हैं। कैसे कैसे होती हैं ये मैं बाद में बता दूंगा, आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। यह हमने जो वीडियो में पढ़ा था वहाँ मैंने बता दिया था। भोजन का ऑक्सीकरण होता, बिल्कुल सही है। तो दिए गए ऑप्शन में क्या है, कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, बाह्य श्वसन से तात्पर्य क्या है। यानी ये पूछ रहा है कि बाह्य श्वसन से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन, ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन। दूसरा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण, ऑक्सीजन का निष्कासन। तीसरा ऑप्शन, जीवद्रव्य में होने वाला श्वसन। चौथा ऑप्शन, रुधिर में O2 व CO2 का परिवहन। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। इसमें आंसर सही होने वाला है ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण व कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निष्कासन, यानी बाह्य श्वसन से तात्पर्य है। दोस्तों, हमने जाना था श्वसन आंतरिक और बाह्य। बाह्य श्वसन फेफड़े में होता है, और आंतरिक श्वसन कहाँ पर होता है, आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है दोस्तों। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, निःश्वसन के दौरान अंदर ली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, इसमें पूछा है कि हम अगर निःश्वसन करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में लेते हैं। पहला ऑप्शन 3%, दूसरा 4%, तीसरा 0.03%, चौथा 0.09%। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी निःश्वसन में जितनी वायुमंडल में होती है उतना ही आयतन माना जाता है। तो कितनी होती है निःश्वसन में, 0.03% लेते हैं। एक तो क्या होता है, निःश्वसन होता है, निःश्वसन, और एक उच्छ्वसन होता है दोस्तों। ठीक है, निःश्वसन में हम अंदर लेते हैं तो O2 की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। O2 की मात्रा जितने वायुमंडल में 21% लेते हैं। CO2 कितना लेते हैं, 0.03% लेते हैं। ठीक है, और N2 कितना लेते हैं, 78% ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 78%। उस शोषण में क्या होता है, यानी बाहर त्यागी गई गैसों की मात्रा जो सांद्रता होती है वो। और तो उस शोषण में क्या होगा, यानी उच्च शोषण जो होता है, उस उच्च शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो जाती है, नाइट्रोजन जो होती है वो 78 रह जाती है। और अगर देखें आपकी CO2 कितनी होती है, तो 4% बाहर आ जाती है CO2। और O2 जो होती है वो कितनी, यानी 17% बाहर आती है। तो आशा करता हूँ कि आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखें, फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न में से किस कारण होता है दोस्तों। कि फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न में से किस कारण होता है। पहला ऑप्शन, उनके
ताप के अंतर के कारण, दूसरा ऑप्शन उनके दाब के अंतर के कारण, तीसरा उनके जलीय अपघटन के कारण, चौथा 1 व 2 ही सही है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है तो यानी उनके दाब के अंतर के कारण होता है। फेफड़े पर जो पड़ने वाला जो दबाव है उनके दाब के अंतर के कारण ही ये संभव हो पाता है। आज का चौथा क्वेश्चन देखें। मानव शरीर में लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन निम्न में से किस माध्यम के द्वारा होता है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है कि मानव शरीर में लगभग 98.5% या ऑक्सीजन का परिवहन निम्न में से किस माध्यम के द्वारा होता है? पहला बाइकार्बोनेट्स के रूप में, दूसरा कार्बोमिनो यौगिक के रूप में, तीसरा हीमोग्लोबिन के रूप में, चौथा रुधिर प्लाज्मा के रूप में। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के रूप में। बच्चा 1.5% वो है रुधिर प्लाज्मा के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर जाएं आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आज श्वसन से संबंधित हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी रिट या टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। और साइंस मैथ के लिए ही बहुत उपयोगी है। अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हमारी वीडियो को देख सकता है क्योंकि विज्ञान से संबंधित उनके भी ये क्वेश्चन काम में आने वाले हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, देखिए। निम्न में से हीमोग्लोबिन का रंग होता है, यानी हीमोग्लोबिन का रंग किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन चमकदार लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा बैंगनी। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन का रंग कौन सा होगा दोस्तों? बैंगनी कलर का होगा। ठीक है, Hb+O2 मिलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मिलेगा तब इसका रंग कैसा होगा? चमकदार लाल होगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि छठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम द्वारा होता है? प्लाज्मा में घुलकर, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, उपरोक्त सभी। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? तुकाक्सपेट उपरोक्त सभी की ओर जा रही हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसमें सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी में ही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर देखें तो प्रतिशत के रूप में, यानी जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में अगर यहाँ देखें तो 7% के रूप में है दोस्तों, यानी प्लाज्मा में 7% के रूप में है। हीमोग्लोबिन जो है उस हीमोग्लोबिन में अगर देखें तो 10 से 20% के रूप में होता है। ठीक है, और अगर यहाँ देखा जाए कि बाइकार्बोनेट्स जो होता है उन बाइकार्बोनेट्स के रूप में कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70% होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और 23% कार्बोमिनो यौगिक के रूप में होता है, 23%। ठीक है दोस्तों, आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से आंतरिक श्वसन का प्रकार कौन सा है? यानी आंतरिक श्वसन का प्रकार कौन सा है? पहला ऑप्शन अनोक्षी श्वसन, दूसरा ऑप्शन औक्षी श्वसन, तीसरा श्वासोच्छ्वास और चौथा 1 व 2 ही सही हैं। तो ऑक्षी और अनोक्षी दोनों ही प्रकार के श्वसन होते हैं दोस्तों। तो 8 का क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अनोक्षी और ऑक्षी जो श्वसन होता है ये शरीर के अंदर रुधिर व ऊतकों, यानी जो रुधिर व ऊतक जो होते हैं, रुधिर व ऊतक जो होते हैं उन ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है जिसे हम आंतरिक श्वसन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ऑक्सीजन में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? देखिए ये भी क्या है कि ऑक्सीजन के ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? 54 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन 686 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन 500 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन 800 किलो कैलोरी। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा दोस्तों? ध्यान में रखना, में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और आप डायरेक्ट इसे याद रखेंगे। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी एक अणु होता है या 1 ग्राम अणु ग्लूकोज का होता है, जब वो टूटता है तो उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी दोस्तों। ठीक है, आज का 10वां क्वेश्चन देखिए। अनोक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है? यानी ये कहा है अनोक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि अनोक्षी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। पहला ऑप्शन कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा केंद्रक, चौथा 1 व 2। तो अनोक्षी श्वसन
तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य, क्योंकि आंतरिक श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्कर होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रकार की क्या है, अनोक्षी श्वसन की क्रिया है, जिसमें शुद्ध रूप से 2 एटीपी बनते हैं। यानी बनते तो 4 हैं लेकिन शुद्ध लाभ कितना होता है, 2 एटीपी। और क्रेब्स चक्कर में 36 कुल एक जो ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उसमें 38 एटीपी बनते हैं दोस्तों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन देखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, यदि कोई दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी सेम इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है, आज का 11वां क्वेश्चन देखिए। आंतरिक श्वसन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आंतरिक श्वसन के बारे में कौन सा एक असत्य कथन है। ये पहला ऑप्शन ए, ये कोशिकीय स्तर पर होता है। दूसरा, भौतिक एवं रासायनिक द्वारा संभव है। तीसरा, इस प्रक्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते। चौथा, इस श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना दोस्तों। तो इसमें कौन सा असत्य पूछा है, तो ध्यान में रखना। देखो, नहीं लेते यानी इस प्रक्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं, यहाँ ये नहीं दे रखा है। ठीक है, एंजाइम भाग नहीं लेते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एंजाइम भाग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्रेब चक्कर, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, तीसरा बाह्य श्वसन, चौथा आंतरिक श्वसन। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइए। ठीक है, हमने पढ़ा था कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस भी। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 वैज्ञानिक थे, एमडन, मेहरोफ और पी से पार्सन। इन 3 वैज्ञानिक कारण इसे हम क्या कहेंगे, ईएमपी पाथवे भी कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको 12वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का 13वां क्वेश्चन देखिए। यूकेरियोटिक जीवों में क्रेब चक्र की क्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन कोशिका कला, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा केंद्रक, चौथा तारकाय। तो बताइए ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा यूकेरियोटिक जीवों में क्रेब चक्र की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर क्वेश्चन में ये दे देता कि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें क्रेब चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तब आंसर हम क्या देते हैं, कोशिका कला देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको 13 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक क्वेश्चन को देखिए, आपको 20 क्वेश्चन संसद से संबंधित मिलेंगे और 100% क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि वो भी रीट की अच्छी तैयारी कर पाएँ। ये विज्ञान, साइंस, मैथ के लिए अति उपयोगी साबित होने वाला वीडियो है, जो आपके श्वसन से संबंधित 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन है, भोजन को निगलते समय श्वसन को ढकने का कार्य कौन करता है। यानी जब हम भोजन लेते हैं उस समय श्वसन नलिका के ऊपर एक कपाट पाया जाता है, जब भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं वो कपाट श्वसन नलिका को ढक लेता है। तो वो कौन सा है, पहला ग्रेशनी, दूसरा एपिग्लोटिस, तीसरा कंठ, चौथा श्वसन नलिका। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इसमें कौन सा सही होगा, एपिग्लोटिस। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, घाटी द्वार भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये श्वसन नली के ऊपर पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन देखिए। किस कारण से श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है। यानी किस कारण से श्वास नली वायु निकल जाने के कारण भी वह पिचकती नहीं है। पहला ऑप्शन है एपिग्लोटिस के कारण, दूसरा स्वरयंत्र के कारण, तीसरा उपास्थि वल्ले के कारण, चौथा डायफ्राम के कारण। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, इसमें सही आंसर है दोस्तों उपास्थि वल्ले के कारण। यानी उसके चारों तरफ श्वसन नलिका है, उसमें उपास्थि के वल्ले पाए जाते हैं, सी आकृति के, जो क्या करते हैं श्वसन नली को पिचकने से बचाते हैं, और ये उपास्थि से ही बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का 16वां क्वेश्चन, श्वसन गुणांक आर क्यू का सूत्र क्या है दोस्तों। ठीक है, इसमें पूछा है कि श्वसन गुणांक आर क्यू का रेस्पिरेटरी क्वांटिटी का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन आर क्यू बराबर निष्कासित O2 का आयतन बटे निष्कासित CO2 का आयतन, दूसरा ऑप्शन है आर क्यू बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटे निष्कासित O2 का आयतन, तीसरा आर क्यू निष्कासित O2 का आयतन
बटे निष्कासित CO2 का आयतन, चौथा RQ बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटे निष्कासित O2 का आयतन। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है निष्कासित CO2 का दाब और निष्कासित O2 का दाब इसका सही करेक्टर होगा। ठीक है दोस्तों। और अगर हम देखें तो हम श्वसन जो होता है वो श्वसन किससे मापते हैं? तो श्वसन गैनांक श्वसन मापी के द्वारा RQ का माप किया जाता है। ये श्वसन मापी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा, फोर्थ वाला आंसर इसका सही है दोस्तों। ठीक है। आज का 17वां क्वेश्चन देखें। 17वां क्वेश्चन है श्वसनी के आंतरिक भाग में उपस्थित सीरोम्यूकस ग्रंथि व गोबलेट कोशिकाएं कई अंगों में पाई जाती हैं दोस्तों कि अतिवृद्धि के कारण होने वाला रोग, यानी जब सीरोम्यूकस ग्रंथि और गोबलेट सेल्स बढ़ जाती हैं तो कौन सा रोग होता है? पहला श्वसनी दमा, दूसरा एंकाइसेमा, तीसरा श्वसनी शोथ और चौथा है जुकाम। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, आपको एग्जाम हॉल तक याद रखना है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सही होगा श्वसनी शोथ दोस्तों। ठीक है, श्वसनी शोथ। और ये होता है क्या है? अगर देखें तो इसका लक्षण है गाढ़े हरे पीले रंग का, यानी गाढ़े हरे पीले रंग का बलगम प्रारंभ हो जाता है, ये इसका लक्षण माना जाता है। और लगातार खांसी आती है, वह श्वसनी शोथ रोग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। श्वसनी दमा क्या होता है? तो हमने ये रोग में जान लिया था, एफिड्रीन औषधि होती है और स्टामिन के कारण होने वाला है जो श्वसन से संबंधित रोगी है। आज का 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखने से पहले कमेंट ज़रूर करें कि कितने वीडियो में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है। क्या करते हैं आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, लास्ट में लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस रोग को फुफ्फुसीय शोथ या फुफ्फुसीय प्रदाह भी कहते हैं? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप पूछ भी सकते हैं कि किस रोग को फुफ्फुसीय शोथ व फुफ्फुसीय प्रदाह कहते हैं। पहला ऑप्शन निमोनिया, दूसरा क्षय रोग, तीसरा जुकाम, चौथा एंकाइसेमा। तो क्या होगा इसका? निमोनिया। अब क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि जो कोविड-19 है वो कोविड-19 में निमोनिया के लक्षण ही पाए जाते हैं, तो ये पूछ सकते हैं जो फेफड़े या श्वसन तंत्र ही प्रभावित अंग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आज का 19वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस क्रिया में ओक्षी व अनोक्षी दोनों प्रकार के श्वसन क्रिया होती है? यानी किस क्रिया में ओक्षी व अनोक्षी दोनों प्रकार की श्वसन क्रिया होती है? पहला ऑप्शन किण्वन क्रिया, दूसरा वाइटिल, तीसरा ग्लाइकोलाइसिस, चौथा कोई नहीं। तो दोनों प्रकार की क्रिया किस में होती है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस में होती है। इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि 19वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आज का लास्टवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज का लास्टवां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से एंकाइसेमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? यानी प्रभावित करने वाले अंग का नाम पूछा है। पहला कंठ, दूसरा फेफड़ा, तीसरा धमनी, चौथा हृदय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे इसको। यानी कौन सा प्रभावित अंग है? इससे फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे आपके रिट के या टेट के जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे श्वसन से संबंधित। ठीक है। जो आप यानी विज्ञान और गणित से संबंधित जो तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, आशा करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं एक नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ अगले वीडियो में। अगले MCQs लेकर आते हैं महत्वपूर्ण आपके लिए, जो भी टॉपिक से संबंधित होगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।